हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिसाइल क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपको इस चैनल के मिसाइल क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट में सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को करके जाते हैं तब भी आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भूगोल से ही संबंधित सेट 2 को कर चुके थे और आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सेट 3 में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं की खेती के आदर्श तापमान होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड जो परियोजना है वह किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोवामुंडी लो अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवामुंडी लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य में स्थित है नोवामुंडी लो अयस्क क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कौन से राज्य है जिसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? कौन से कोटि थी 2005 के संदर्भ में बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 127। 127 है जो मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत को 127 कोटि थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किसकी कोटि उच्चतम थी? मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत के कौन से राज्य है जो उच्च कोटि है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्य में किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? यानी कौन से वो राज्य है भारत के जहां पर महिलाओं की साक्षरता कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऑप्शन नंबर डी, बिहार हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। भारत में जल संसाधन से संबंधित कौन सी समस्या है? तो वितरण, उपलब्धता और गुणवत्ता, ये तीनों हमारा जल संसाधन से समस्या है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? कौन सा उद्योग है जो जानवरों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊन। ऊन उद्योग जो है वो पशु से आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? कौन सा वो देश है?
कौन सा वह देश है जहां इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, किसी का नहीं। किसी का नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं है जो इंटरनेट पर स्वामित्व देश है। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है? कौन से दो देश है जिसमें कौन से दो देश है जिसमें गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान और भारत। ईरान और भारत के बीच दो देश है जो गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? कौन सा है जो परिवहन का साधन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। उपग्रह जो है वो परिवहन का साधन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर स्थित है? कौन से देश में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस में स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है। बिग इंच पाइपलाइन किसको प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तरल पेट्रोलियम गैस। तरल पेट्रोलियम गैस को प्रभावित करता है, एलपीजी, तरल पेट्रोलियम गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? यानी मयूरभंज जो संबंधित है, मयूरभंज, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लो अयस्क। लो अयस्क जो है मयूरभंज है जहाँ पर खनिज पाया जाता है, लो अयस्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संभावाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों में क्या है? तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद से संबंधित है। कौन है जो नव निश्चयवाद से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टेलर। टेलर जो है वो नव निश्चयवाद से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है? कौन सी एक जो निम्नलिखित ऑप्शन में बताना है कि एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य जो है वो भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन कौन सा निम्नलिखित ऑप्शन में नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाकलनात्मक अनुशासन। समाकलनात्मक अनुशासन जो है वह भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? कौन सा है जो खनन नगर नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। पटना जो है वो खनन नगर के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जा सकता है? कौन सा वो गैस है जिसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्रदूषक नहीं माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? कौन से प्रदूषण से बीमारी बहुत ही अधिक मात्रा में होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदा। मृदा जो है, मृदा प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? नगर में रहने वाले आबादी कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31.16%। 31.16% जो है वो नगरीय आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है? निम्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ग्रामीण आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 69%। 69 यानी 69% जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भील जनजातीय मुख्यतः केंद्रक है, यानी भील जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झाबुआ जिला। झाबुआ जो जिला है वहाँ पर भील जनजाति मुख्यतः केंद्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? कौन से नगर में धारावी मलिन बस्ती स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहाँ पर धारावी मलिन बस्ती स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर है? यानी पशुचारण पर निर्भर है। आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण आजीविका जलवासी पशुचारण पर निर्भर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। 2 करोड़ जो पशुचारण है, जो भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर करती है। ये विश्व के डाटा के अनुसार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? चावल और धान की खेती? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। जो चावल और धान की खेती है वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निर्यात करने वाला वह देश कौन सा है रबर का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया जो है वो रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? किसे हम कृषि के अंतर्गत लेते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब फसलों उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन, ये सारे के सारे जो पालन उत्पादन है ये कृषि के अंतर्गत रखे जाते हैं, यानी हमारा राइट आंसर इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? पिछले जो 40 वर्ष में वन का अनुपात बढ़ा है वो कौन से मुख्य कारण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। जो 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। अगला प्रश्न है, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है, यानी पीएच मान का जल प्रदूषक कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जो है वो पीएच मान है जो जल प्रदूषक माना जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का उत्पादन के दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य है जो दूसरे नंबर पर आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी जो है वो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी पेय फसल पीने वाला फसल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी चाय और कॉफ़ी जो है वो पेय फसल के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? सबसे पहले कौन से वो विद्वान थे जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक है जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्ग 1 के शहर प्रति नगर की जनसंख्या होती है, यानी भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है तो कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख से अधिक। 1 लाख से अधिक भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल की तैयारी करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। जो आधारभूत उद्योग है वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? कौन से वो कारक है जो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। पूंजी जो है वो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? आपको मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा है जो ऑप्शंस के हिसाब से दिया गया है मेल खाता है, सही मेल खाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, ये सही मेल खाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यमान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो इनमें से कौन से विद्यमान है जो मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो राइट होगा। इनमें से विद्यमान है जो विकास सूचकांक से संबंधित व्यक्ति है, यानी विद्यमान है अमर्त्य सेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फल एवं सब्जी से संबंधित अध्ययन है। फल और सब्जी से संबंधित अध्ययन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? यानी खरीफ फसल जो फसल उत्पादन होता है वो कौन से ऋतु पर होता है, कौन से मौसम पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरीफ फसल के लिए ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर में ऋतु की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल कौन से ऋतु में पैदा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु। शीत ऋतु में रबी की फसल की पैदा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
बेलाडीला। बेलाडीला लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडीला लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है? कौन से राज्य में केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा, जो निम्नलिखित ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत माना जाता है, यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? यानी मयूरभंज जो है, मयूरभंज जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। लौह अयस्क मयूरभंज में पाया जाने वाला अयस्क है, खनिज अयस्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? कौन सा ऑप्शंस में बताना है जो खनन नगर नहीं है, यानी खदान से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पटना। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी पटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली जो नदी है वो किस औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पर हुगली नदी के किनारे कौन से शहर बसा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता और हावड़ा। कोलकाता और हावड़ा जो है जो हुगली नदी के समीप है, जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी लौह इस्पात है जो आई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। टिस्को, इसी का फुल फॉर्म होता है टाटा लौह इस्पात एवं इस्पात कंपनी। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी जो भारत में सबसे पहले स्थापित की गई कंपनी है और ये टाटा जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पतन नदी पर अवस्थित है? कौन सा पतन है जो नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कोलकाता है जो पतन नदी पर अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? कौन सा है जो ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा, यानी दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर, ये सभी के सभी हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव विकास सामाजिक सूचक है? कौन सा है निम्नलिखित ऑप्शंस में बताना है कि मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साक्षरता। साक्षरता जो है वो मानव विकास का सामाजिक सूचक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? कौन सा राज्य है जहां पर मानव विकास सूचकांक सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य में भारत के वो राज्य है बिहार जहां पर मानव विकास सूचकांक निम्नतम है, यानी कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के संदर्भीय घटक है? कौन सा जो है
मानव विकास के स्तंभभाई घटक कौन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा समानता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता, ये सारे के सारे हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर महबूब अल हक। डॉक्टर महबूब अल हक है जिन्होंने कहा था कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? कौन से राज्य है जिसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कौन से वह नगर है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? जो बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री होती है वो उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी, उपभोक्ता है। जो बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये एक उपभोक्ता उद्योग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? कौन सा ऑप्शंस है जहां पर एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ होता है? कौन सा पदार्थ उपयोग होता है चॉकलेट में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोको। कोको तो आप सभी को पता है, जो चॉकलेट में एक पदार्थ है जिसमें चॉकलेट में प्रयोग किया जाता है, कोको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि कौन सा वह एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोकरी बुनना। टोकरी बुनना जो है वह द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में मोनोजाइट पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो नहीं छूटने वाले हैं। तो आज इतना ही चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।